हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टी स्टोरी में। तो आपका जो कल बीएड का एग्ज़ाम हुआ था 21 अगस्त 2022 को, उसकी मैं आंसर की लेकर आपके सामने हूँ। और इससे पहले मैंने जनरल नॉलेज का जो आंसर किया वो डाला हुआ है आपके सामने। उसमें जो जो क्वेश्चन आपको पता चलते जाएंगे, मतलब अपडेट होगा उसमें, वो कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा जो भी मुझे मिलता जाएगा। और यहाँ पर मैं जो रीजनिंग का पेपर है वो ये सॉल्व भी कराने वाला हूँ। तो मैं इसमें 25-25 क्वेश्चन करके 4 वीडियोस में इसको पूरा डालूंगा। तो ये आज शाम तक अपलोड हो जानी चाहिए, नहीं तो कल तक तो पक्का हो जाएंगे। तो इस वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में 25, अब ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन में पूरे करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास एक सीरीज़ थी। देखिए यहाँ पे सीरीज़ थी हमारे पास 7-9, उसके बाद था 8-7, उसके बाद था क्वेश्चन मार्क, फिर 8-9 और फिर 8-3। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क की जगह है वो बताना था। तो काफ़ी लोग इसको ऐसे करने की कोशिश कर रहे होंगे कि 7-9 के बाद ये 87 हो गया, फिर ये कुछ हुआ होगा, फिर 89 हुआ। तो ऐसे करके अगर आप सीरीज़ करेंगे तो ये लॉजिक नहीं बन पा रहा है। देखिए 79 से अगर आप 87 जाएंगे तो 8 हुआ, फिर यहाँ पे कुछ होगा और फिर ये 2 ही बढ़ रहा है। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि 87 फिर 88 89, ये कोई सीरीज़ का वो बन नहीं रहा है। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें, 87 से आप देखिए ये 89 हो गया है। ठीक है, +2 का इजाफा है, एक अंक छोड़ के जो बीच वाला है। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 और 2 के बाद 4 का जंप आया है, यानी कि +2 का यहाँ पे, यानी 79 से +2 से क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से +2 करके आप 83 पे पहुँच सकते थे। तो यानी यहाँ पे 79 से +2 करके 81 ऑप्शन आएगा। और ऑप्शन भी आपसे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कोड वाला। देखिए तो यहाँ पे कॉमरेड जो है COMRADES को यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, DQPVFJLE। तो जब भी अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आए, मैंने आपको जब पेपर सॉल्व करा था मैं, जो मैंने डाले थे चैनल पे, उसमें मैंने बताया था कि आपको जब भी अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन लगाएं तो आप पहले ही आप ए से जेड तक लिखकर ऐसी टेबल बना लें जहाँ पे आपको ए से एम तक यहाँ लिखना है, ABCDEFGHIJKL और M। ठीक है, और इधर को आपको यहाँ से लिख लेना है फिर N। इसको मैं दोबारा ही बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ABCDEFGHIJKL और M। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस टाइप से आप इसको अलग कर लेंगे सबको। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ABCD यहाँ M तक और फिर N से रिपीट में ऐसे लिख लेना है। तो इससे क्या होता है कि आपको उल्टे भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे Z उल्टे से 1 पे, Y 2 पे, इस टाइप से भी पता लगता रहता है। तो अब आप यहाँ पता करेंगे, इसको आप एक बार बना लीजिए किसी भी पेपर में, क्योंकि अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर वहाँ पर कुछ जगह छोड़ लीजिए तो और सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पर हो जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। तो आपका लिखा था कॉमरेड्स को, आपने जो नीचे वाला आपको दिया गया है इसमें तोड़ना था। तो C को देखिए D बनाया है, तो यानी C से D हुआ, C से D यानी +1 हो गया। O से Q हुआ है, तो O से Q यानी +2। देखिए O 15 पे है और Q 17 पे है, तो ये यहाँ +2 हो गया है। ठीक है, +1 +2। M से P हुआ है, तो M से P देखिए, M ये है और P यहाँ है, तो यानी 14 15 16 +3 का इजाफा हुआ है। ऐसे ही R से V, तो R कहाँ पे है, 18 पे है, और V यहाँ पे 22 पे है, तो 1 2 3 4 का। तो यानी कि हमें पता चल रहा है कि +1 +2 प्रत्येक अंक एक एक बढ़ाकर आगे लिखा गया है। तो ऐसे ही जो हमारा अगला अल्फ़ाबेट है उसको हम लिख लेंगे। देखिए अगला अल्फ़ाबेट क्या है, MACHINE। तो यहाँ पे भी वही कीजिए, +1 फिर +2 +3। तो करेंगे जब, तो M का आपका हो जाएगा N, A का आपका हो जाएगा C, क्योंकि M का N, M के बाद +1 करके क्या आएगा N, यहाँ +2 करेंगे तो 1 2 C आ जाएगा, C के बाद +3 करेंगे तो 1 2 3 F आ जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे NCF तो सभी में कॉमन है अभी तक। फिर आप एक चौथा टर्म मिलाइए, चौथा टर्म क्या है, +4 करके। देखिए ये +4 ही हो रहा होगा, +5 सॉरी, ये A से F तक +5 हो गया। तो ऐसे करके दो और शब्द मिला लीजिए, ये +4 कर लीजिए और ये +5 कर लीजिए। तो H से आप +4 करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 1 2 3 4 L पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, L ही पे पहुँचेंगे ना, 1 2 3 4, हाँ L पे। तो देखिए उसके बाद केवल ऑप्शन नंबर D पे NCF के बाद L दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, जो आपका कल एग्जाम में आया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये शायद फ्रेम में आ नहीं रहा है, थोड़ा रुकिए 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए PR का पिता है
यहाँ पे आप यहाँ पढ़ सकते हैं P इज़ फादर ऑफ R एंड S इज़ सन ऑफ Q एंड T इज़ द ब्रदर ऑफ P इफ़ R इज़ द सिस्टर ऑफ S हाउ Q रिलेटेड टू T। हिंदी वालों के लिए देख लीजिए, P R का पिता है, S Q का पुत्र है और T P का भाई है और R S की बहन है, तो Q T से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फिगर की मदद से बना सकते हैं जो आपको गलती होने से बचाएगा। कर तो आप वैसे भी कर सकते हैं इसको माइंड में, लेकिन गलती होने से अगर आपको 100% एक्यूरेट आंसर देने हैं तो देखिए क्या कहा है। फर्स्ट लाइन P R का पिता है। चलिए आप पेपर अपना साथ में रखिए, तो आपको अगर फ्रेम में नहीं भी आएगा क्वेश्चन तो आप वहाँ से देख सकते हैं। P R का पिता है, यानी आपको कहा गया कि P जो है वो पिता है, तो पुरुष को मैं डब्बे से दिखा रहा हूँ R का, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। R का हमको जेंडर पता नहीं है कि लड़की है कि लड़का है। और दूसरा कहा है कि S जो है वो Q का पुत्र है, S जो है वो Q का पुत्र है, यानी कि ये जेंडर मेल है। इस समय S को मैं मेल में डाल रहा हूँ, Q का पुत्र है तो Q को मैं हटा Q को ऊपर लिख लूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, T P का भाई है, जो T है वो P का भाई है, तो यानी ये भी मेल है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये भाई है इसका। और R S की बहन है, तो ये दोनों भी आपस में भाई बहन है, ठीक है। और R जो है S की बहन है, तो ये अब हमको पता चल गया इसका जेंडर क्या है, ये फीमेल है। और Q तो अब पूछा गया है Q T से क्या है, किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये भाई बहन है और ये इसका बेटा है और इसकी बेटी है, तो ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, ये पुरुष है क्योंकि। तो इतना कॉमन सेंस है। अब हमें रिलेशन किसके बीच में पूछा है, Q एंड T, इन दोनों के बीच में पूछा है। तो देखिए ये इनकी भाई की पत्नी हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, भाभी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको सिस्टर इन लॉ इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि भाभी। ऑप्शन नंबर बी में आप आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या है, अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। 3 years ago ही वॉज 3 times एज ओल्ड एज सुनीता। द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल इज, यानी कि अनिल की आयु सुनीता की आयु की 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु सुनीता की 3 गुनी थी, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए क्या है, मान के चलिए अनिल की हमको बतानी है, तो अनिल की आयु सुनीता से 2 गुनी है, यानी अनिल की जो आयु है, अनिल को आयु को मैं A मान रहा हूँ और सुनीता की S मान रहा हूँ, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2S है, दुगनी है। सुनीता की एज को जब डबल करेंगे तो अनिल की आयु निकल जाएगी। तो ये फर्स्ट लाइन हमको कह रही है 3 वर्ष पूर्व यानी कि A-3 और S-3 की बात हो रही है। तो अनिल की आयु 3 साल पहले कितनी होगी, 8 से 3 माइनस कर देंगे। ऐसे ही सुनीता के साथ भी होगा, ठीक है। अब इसमें क्या गया है, 3 साल पहले वो 3 गुनी थी, सुनीता की आयु से 3 गुना, यानी कि जब सुनीता की आयु को आप 3 से गुणा करेंगे तो अनिल की 3 वर्ष पहले की आयु के बराबर निकलेगी। तो ये 2 इक्वेशन हमको अब मिल चुके हैं, यहाँ से हम अनिल की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। अब क्योंकि हम अनिल की वर्तमान आयु निकालनी है तो आप S की वैल्यू रख लीजिए, और S की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि S की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2। उसको मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। तो A-3, A की तो हमको चाहिए तो हम इसको रहने देंगे, S को हम रिप्लेस कर देंगे A/2 से। तो A/2 - 3 × 3, ठीक है सर। तो अब आपको आता ही होगा काम करना, पर कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ और इसको ले चलिए इधर, तो ये हो जाएगा 2A - 6 और ये हो जाएगा A-6 × 3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आना चाहिए आपको, तो ये आ जाएगा आपका 3A यहाँ बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, ये 18 बन जाएगा और ये 6 है, और 2A इधर ले जाएंगे हम, तो ये कुल मिला के आपका A इज इक्वल टू, और 18 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 12 बच जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है, हिंदी में पक्षांतर कहते हैं, वो क्या है। आपको मैथ्स आती है तो आप हल्के इसको आराम से कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क है। तो ट्विटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आपने सुना होगा सोशल नेटवर्क साइट बोलते हैं इनको, तो ये ट्विटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण शिक्षक को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षण को, यानी कि जो आप पढ़ाते हैं उसको क्या प्रभावित नहीं करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, सॉरी। तो इसके ऑप्शन थे अनुभव के माध्यम से सीखना, शिक्षक का ज्ञान, और तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला है अनुभव के माध्यम से सीखना, यानी कि अगर टीचर को अनुभव होगा तो ऑब्वियसली बात है अच्छा पढ़ाएगा, तो ये तो शिक्षण को प्रभावित करेगा। शिक्षक का ज्ञान, अगर शिक्षक को ज्ञान ही नहीं होगा तो बताएगा क्या, तो ये भी प्रभावित करेगा। कक्षा की गतिविधियाँ जो सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो ऑब्वियसली बात है गतिविधियाँ अगर वो कुछ प्रैक्टिकल करके या कुछ ऐसे माध्यम से सिखाता है आपको, तो आपको सीखने में ज़्यादा अच्छा होगा, तो शिक्षण प्रभावी होगा। और डी ऑप्शन है शिक्षकों और छात्रों की सामाजिक और आर्थिक, यानी कि आप कहाँ से आते हैं, आपके पास कितना पैसा, तो ये शिक्षण में मैटर नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, इसको फ्रेम में ले लेता हूँ मैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7,
कक्षा संचार को सामान्यतः माना जाता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड एज, नॉर्मली कंसीडर्ड एज। तो कैसा होगा, प्रभावी होगा संज्ञानात्मक, भावनात्मक या चयनात्मक। तो ऑब्वियसली बात है कक्षा संचार, कक्षा जो कम्युनिकेशन होता है, यानी अगर कक्षा में बातचीत होती है, कम्युनिकेट होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, तो वो प्रभावी करता है शिक्षण को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और इसके बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, फिर से ये सीरीज है, इस समय है। अगली सीरीज़ का अगला आपको टर्म बताना है कि क्या आएगा। तो आपके पास है 2, उसके बाद हुआ है 10, उसके बाद हुआ है 30, उसके बाद हुआ 68। तो इस टाइप की एक सीरीज मैंने आपको कराई भी थी, जिसमें कि आपको डिफरेंस लेना होता है। तो 2 से 10 हुआ, 10 से 30 हुआ, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे और नेक्स्ट टर्म बताना है, क्योंकि आप जब इसको देखें तो डबल और ऐसे वाले फॉर्मेट में नहीं बैठ पा रहा है इंटू वाले में। तो आप डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। यहाँ पर आप डिफरेंस लेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 20 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 38 का, ठीक। यहाँ पर आप डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 12 का। यहाँ पर आप डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 18 का। तो अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे है 6 का डिफरेंस, यहाँ आगे भी अब 6 का डिफरेंस बनेगा। 6 का डिफरेंस यानी यहाँ पे बनेगा कितने का, यहाँ पे बन जाएगा आपका 24 का। ये यहाँ जाके यहाँ पे तो 38 में अगर आप 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 20 50 और 58 और 62, और 62 और 68 को ऐड करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 और ये 120 और 8 और 130 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये सीरीज करनी थी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किसी भी पेपर सॉल्व में कराया भी था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमित पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और वह 135 डिग्री दाएं चला, फिर 90 डिग्री दाएं चला और फिर 45 डिग्री बाएं चले, तो उसका मुख अब किस दिशा में है, तो ये हमको पता करना है। तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है दक्षिण पश्चिम वाला, तो यहाँ पे देखिए क्या करना होता है आपको। आपको पता है यहाँ पे जो हम जब कॉपी में या कागज़ में बनाते हैं तो साइड पूर्व बनाते हैं, साइड पश्चिम बनाते हैं, साइड उत्तर बनाते हैं और साइड दक्षिण बना लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले सुमित है, वो पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, तो मान के चलिए वो यहाँ कहीं है और इस साइड को मुँह करके खड़ा है, ठीक है। उसके बाद वह 135 डिग्री, कहीं भी मान सकते हैं आप, इसमें चलना नहीं है, क्योंकि जब किलोमीटर चलते हैं तब तो आप जीरो से शुरू करेंगे, इसमें केवल दिशा का ज्ञान देना है। तो पूर्व में खड़ा है, उसके बाद वो 135 डिग्री दाएं चला। दाएं चलने का मतलब है इनका दाएं घुमा, तो 135 से यानी यहाँ से 135, तो ये पूरा होता है 90, 90 में आप 45, तो 45 कहाँ पे होगा, बीच में इसके, क्योंकि ये भी 90 होगा तो इसके बीच में, और दाएं तो दाएं इसी साइड होगा, तो यहाँ से ये चलेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा, मतलब इस साइड को, ठीक है, घूमेगा। यहाँ पे मान के चलिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं केवल चित्र अच्छा बन जाए इसलिए उसको बीच बीच में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। उसके बाद वो 90 डिग्री दाएँ फिर चला, दाएँ चला, फिर वो 90 डिग्री दाएँ चला, तो 90 डिग्री यानी 45 ये वाला और 45 यहाँ तक, और फिर वो 45 डिग्री बाएँ चला, यानी यहाँ से वो फिर वापस, तो यहाँ पे, तो इस समय उसका मुँह किधर होगा, इधर, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम में आपका उसका मुँह हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको बताना था, एक मिनट मैं इस पेपर को फोल्ड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे था आपके पास, आपको कुछ नहीं, निम्नलिखित में से आपको विषम का यानी फाइंड द ऑड वन, तो ऑड वन बताना था आपको। तो 10th में था 8011, 5401, 6260 और 6022, इसमें से कौन सा मतलब अलग सा है। तो देखिए यहाँ पे इसका डिजिट सम बाकी सबका 10 हो रहा है, और जो ऑप्शन नंबर सी है इसका नहीं हो पा रहा है। 8 9 10 5 4 9 और 1 10 6 और 2 2, तो ये भी 10 हो रहा है, और यहाँ वाला 6 12 13 और 15 और 17 इसका सम हो रहा है, कोई ऑप्शन सी का। तो ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब 8 + 0 + 1 + 1, तो ये हो रहा है कितना 10। ऐसे ही ये भी 10 हो रहा है और ये भी 10 हो रहा है, केवल ये वाला इसमें डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद था सेब, अमरूद, पपीता और आम, एप्पल, गुआवा, पपाया एंड मैंगो में कौन सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आम डिफरेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बीज होता है और बाकी इन सब के अंदर एक से अधिक बीज होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, तो इसका आम ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। इसमें भी वही जो 10 11 और 12 में क्या करना था, जो ऑड वन है उसको पहचानना था। तो यहाँ पे देखिए एम डिफरेंट हो जाएगा, अब आप बताएंगे क्यों। तो ए ओ और आई क्या है, जो है ये है आपके वोवल्स, और एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि हिंदी में कहूँ तो ए ओ और आई आपके स्वर है और एम क्या है व्यंजक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 था, किसी अधिवर्ष के प्रथम दिन सोमवार है, यानी लीप ईयर, अधिवर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, का प्रथम दिन सोमवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो प्रथम दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। तो आपको पता है जैसे कि 365 दिन होते हैं साल में, तो और डेज कितने आते हैं, 7 दिन के बाद डेज रिपीट होते हैं। तो आप 365 में क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना, और ये लीप ईयर है तो 366 में करेंगे, तो आपके पास 2 जो है वो शेषफल बन जाएगा, ठीक है। 2 दिन बन जाएंगे, यानी 7 7 करके जब रिपीट होगा, क्योंकि 7 दिन बाद तो फिर वही दिन आएगा, तो उसके बाद आपके पास 2 दिन बन जाएंगे। तो आपका मतलब जो 364वां दिन होगा उस दिन आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, 364वें दिन आपके पास फिर से मंडे आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या होगा, 365वें दिन मंडे आएगा, क्योंकि मंडे से शुरू हुआ है और सैटरडे तक 7 दिन में खत्म होता है, सॉरी संडे तक। तो संडे को 364वें दिन खत्म होगा, 365वें दिन आपका फिर से मंडे आ जाएगा नया, क्योंकि 7 दिन पूरे हो चुके हैं रोटेशन में, और फिर अब 365वें दिन क्या आएगा, सोमवार, और 366वें दिन क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ये दोनों के लिए एक ही जो लाइन थी वो दी गई थी, इसको एक मिनट में फोल्ड कर लेता हूँ, ये है आपके सामने है। तो यहाँ पे था, यहाँ पे बना दूंगा मैं इसका फिगर। तो यहाँ पे क्या था, सीता गीता से लंबी है, गीता ममता से लंबी है, और ममता किरण से छोटी है, तो किरण सीता से लंबी है। ये यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट दी गई थी कि क्या दिया है, देखिए सीता गीता से लंबी है, गीता ममता से लंबी है, और ममता किरण से छोटी है, और किरण जो है वो सीता से लंबी है। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कौन है और सबसे छोटी कौन है, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपके क्या है, सीता गीता से लंबी है,
गीता से लंबी है तो गीता के ऊपर मैं सीता को लिख लूँगा, ठीक। और गीता ममता से लंबी है, गीता जो है वो ममता से लंबी है, यानी मैंने लंबाई के क्रम में इनको ऊपर को लिख रहा हूँ, तो सीता सबसे लंबी हुई अब तक, उसके ऊपर गीता और फिर ममता। ममता किरण से छोटी है, ठीक है, ममता किरण से भी छोटी है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में वो कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा, तो उसको अलग लिख लेता हूँ, ममता के ऊपर और यहाँ साइड में कहीं, ठीक है। और अब देखिए किरण सीता से लंबी है, अब सीता यहाँ टॉप पर और किरण उससे भी लंबी है, किरण आ जाएगी यहाँ। अब आपके पास चारों लड़कियों का पूरा डाटा है, अब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी है किरण, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर सकते हैं। सबसे छोटी कौन है, तो ममता, यहाँ नीचे आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है कि घड़ी की मिनट की वो घंटे की सुई कितने बजे तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में शुरू कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि घड़ी की मिनट वो घंटे की सुई कितने बजे 150 का कोण बना देगी, ठीक है। तो 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, तो चारों घड़ियाँ मैंने यहाँ पर बना ली है। तो अब आप देखिए, बना देता हूँ मैं। तो पहले यहाँ पे 12 बजेगा और यहाँ कहीं पे 4 बजेगा, इसके बाद 2-5 मिनट के गैप बच जाएंगे, तो ये और ये, ठीक। यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, 4:30 बजेगा। 4:30 कहाँ पे बजेगा, देखिए यहाँ बीच में, फिर ये और ये। तो 4:30 का बजता है जो जब घड़ी लगभग यहाँ कहीं और यहाँ कहीं होती है, ठीक है। ये मिनट की सुई, हमको कौन से मतलब है, यहाँ 5 बजा देंगे अब, तो ये हो जाएगा 5 आपके सामने यहाँ पे कहीं। और आपके पास लास्ट में क्या है, 5:30, तो वही 5:30 के लिए आप क्या कर लेंगे, ये मिनट वाली सुई आपकी यहाँ पहुँच जाएंगे और ये थोड़ा आगे पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे तो बनने से रहा। तो अब देखिए आपको, यानी कि आपके पास अभी यहाँ 12 से 4 के बीच कितने मिनट होते हैं, तो आपके पास लगभग होते हैं 20 मिनट, और 1 मिनट होता है आपका 6 डिग्री का, तो 20 × 6 अगर आप करेंगे तो 120 डिग्री ही होगा। यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो और भी कम हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आप देखिए लगभग आपके पास कितने मिनट बच रहे हैं, 7-8 मिनट, तो यहाँ तो होने से रहा। फिर आप इस वाले में देखेंगे 5 वाले में जो एग्जैक्ट 5 बच रहे हैं, तो यहाँ कितने मिनट होंगे, आपके पास हो जाएंगे 25 मिनट, और 1 मिनट कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का। तो 6 डिग्री यानी 150 डिग्री का यहाँ पे कोण बन जाएगा, क्योंकि 25 मिनट है और 1 मिनट होता है 6 डिग्री का। 1 मिनट 6 डिग्री का कैसे होता है, क्योंकि पूरी घड़ी में 60 मिनट होते हैं और 360 डिग्री का कोण होता है एक उसका, तो आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जिसको पता नहीं था उसके लिए मैंने ये बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास था, ममता एक निश्चित बिंदु से सीधे 4 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह 3 किलोमीटर दाएं चलती है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था कि ममता यहाँ से चलना शुरू करेगी, माना ये पॉइंट है, ममता एक निश्चित बिंदु से 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर माना इस ओर चल गई, ठीक है, 4 किलोमीटर, और उसके बाद वो 3 किलोमीटर दाएँ, तो 3 किलोमीटर दाएँ कहाँ होगा, इस साइड को, 3 किलोमीटर दाएँ ये हो गया। और अब वो पूछ रहा है ये 3 किलोमीटर पर आप आगे आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, तो आरंभिक बिंदु ये है और उससे डायरेक्ट आप दूरी निकालेंगे ये। तो अगर आपने पीजीटी पढ़ा है तो ये इसका क्या है, 3 संख्या आपको पता है, 4, 3 और, तो ये कर्ण होता है, तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप अगर इसको x मान लें, वैसे तो आएगा 5, क्योंकि मैथ्स वाले तो बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए x² = 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि होता ही ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो x² = 16 + 9, तो ये हो जाएगा 25, तो x बराबर आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपके सामने, ये मैंने आपको तीनों जो मैंने रीजनिंग के वीडियो बनाए हैं अब तक सॉल्व कराने वाले पेपर, तीनों में बताया था। और अभी ये देखिए, A-BB, C-AA, B-CC और A-BBC। तो यहाँ पे देखिए 2 बार B, 2 बार C, 2 बार C, 2 बार A, यानी डबल डबल का पेयर बन रहा है। तो यहाँ A के बाद आएगा A, C के बाद यहाँ पे B का पेयर बन चुका है, तो C के बाद आएगा C, फिर AA, फिर BB, फिर CC, फिर AA। तो आपके पास जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ACBA, तो जो कि ऑप्शन नंबर A, ACBA, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, देखिए आप ध्यान से देखिए। यदि वायु को जल कहा जाए, जल को आकाश कहा जाए, आकाश को नीला कहा जाए, नीले रंग को बारिश कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, ये आपको बताना है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है करने के लिए, आपको फटाफट इसका फिगर बना लेना चाहिए। तो आपको क्या कहा, वायु को कहा जल, तो यानी एयर को कहा आपने वाटर, ठीक है। और फिर वाटर का आपने कहा स्काई, वाटर को आपने क्या कहा स्काई, और स्काई को आपने कहा क्या नीला यानी ब्लू, और नीले रंग को आपने बारिश कहा, यानी कि आपने उसको कहा रेन, और उसके बाद वर्षा को आपने क्या कहा धूल, तो धूल आपका होगा डस्ट, तो डस्ट हो जाएगा टी, ठीक है। तो एयर को आपने क्या कहा वाटर, वाटर को आपने कहा स्काई, स्काई को आपने कहा ब्लू, ब्लू को आपने कहा रेन, रेन को आपने कहा डस्ट, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं मछली कहाँ रहती है, तो मछली कहाँ रहती है, मछली हमको पता है वाटर में रहती है, लेकिन वाटर को आपने क्या कहा स्काई, तो आपका आ जाएगा आकाश में, रियल में नहीं रहती है, केवल रीजनिंग में रहती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताता हूँ। 20 में देखिए क्या था, 14 हैज़ 13 = 9, 27 हैज़ 36 = 18 और 14 हैज़ 31 = 1। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है ये क्या हो रहा है, 1 4 5 5 और 4 कितना हो रहा है, देखिए ये किस टाइप का था, ये भी डिजिट सम का क्वेश्चन था। 14 था आपके पास, हैज़ 13 था, तो इसका मतलब था 1 + 4 + 1 + 3, तो 1 + 4 5 और ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये इसको यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे था 27 हैज़ 36, यानी 2 + 7 + 3 + 6, तो 2 7 and 3 10 16 और 17 18 18 हो गया, ये यहाँ पे लिखा था। अब ऐसे वाले में आप क्या करेंगे, 18 होने के बाद अब आपके पास है 46 हैज़ 31, तो अब इसको भी ऐसे कर लीजिए 46 हैज़ 31, तो 4 + 6 + 3 + 1, तो 4 और 6 10 13 एंड 14, तो 14 यहाँ पर आपके आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उसके बाद अब 21 से 25 के लिए आपको पहले ये पढ़ना है,
जो यहाँ पे दिया गया है पैसेज टाइप का, उससे आपको 5 क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बेसिकली, उनका आंसर करना है। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद 26 से 50 में सेकेंड वीडियो में डालूंगा। ऐसे करके मैं 4 वीडियो डालूंगा रीजनिंग की, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, और मेरे लिए इतना कैपेबल नहीं है एक साथ डालना, ठीक है। तो अभी मैं आपको अब ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। आने वाले रीजनिंग के एग्ज़ाम अभी आपके CUT के भी आपने दिया होगा, उसमें भी रीजनिंग आएगी, तो वहाँ के लिए भी आपका काम आएगा। सीखने का कोशिश कीजिए, केवल आंसर के लिए इसको मत देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं पैसेज को। तो PQRST और X एक परिवार के सदस्य हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 एक परिवार के सदस्य हैं। तो 6 सदस्य हैं एक परिवार में। मैं लिख लेता हूँ अलग से, ठीक है। ध्यान रख सकते हैं आप, पर मैं छोटी से छोटी चीज़ भी लिखूँगा। इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। तो 2 क्या हैं? विवाहित जोड़े हैं, ठीक। क्या आपने लिख दिया। Q एक इंजीनियर है, T का पिता और Q एक इंजीनियर है और T का पिता है। तो Q क्या है? एक इंजीनियर है। इंजीनियर को मैं छोटा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। और ये किसका? T का पिता है। T का पिता है यहाँ पे, तो यानी ये मेल है, ठीक है। चलते हैं आगे। X R का दादा है और वकील है। X जो है दादा है, तो चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं और 2 जनरेशन के लिए गैप छोड़ देता हूँ। मैं R को कहीं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ कहीं से होगा ये। तो X दादा है, यानी कि ये भी मेल है, और क्या है? इंजीनियर है। इंजीनियर को इंजीनियर नहीं, वकील है। तो वकील, लॉयर को मैं स्मॉल से यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। S जो है वो T की दादी है। ऐसे ही यहाँ पे कहा है दादा है, वकील है। S जो है T की दादी है। तो T है इसके फर्स्ट जनरेशन में इसके फादर हो गए, सेकंड जनरेशन में दादी हो गई। तो दादी S है, हाँ S है। तो S को यहाँ लिख लेंगे, फीमेल से बना लेंगे, और गृहिणी है यानी हाउसवाइफ है। तो H से मैं इसको स्मॉल में यहाँ पे दिखा लेता हूँ हाउसवाइफ को, ठीक है। परिवार में एक इंजीनियर है, एक वकील है और एक अध्यापक है। तो देखिए यहाँ पे और एक गृहिणी है तथा 2 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ कह गया है लास्ट लाइन। परिवार में एक इंजीनियर, एक वकील और एक अध्यापक है और एक गृहिणी है। गृहिणी हमको मिल गई, इंजीनियर हमको मिल गया, वकील हमको मिल गया। तो अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है? तो अध्यापक बचा हुआ है, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ। अध्यापक कौन होगा? और 2 स्टूडेंट हैं, 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है सर। अब आप देखिए, और यहाँ पहले कहीं कहा गया था 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 विवाहित जोड़े हैं, तो अगर ये इसके दादा हैं, ठीक है, यहाँ पे साफ से लॉजिक की बात है, ये इसके दादा हैं, ये यहाँ पे दादी बन रही है। तो यहाँ पे केवल एक माँ की कमी है। तो जो छूट गया है, छूटा कौन है? P। तो P यहाँ पर इन दोनों की माँ होगी, क्योंकि 6 टोटल सदस्य हैं। ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, ये दोनों भी आपस में पति पत्नी होंगे, ये इनके बेटे और बहू होंगे, और ये इनके दोनों आप क्या कह सकते हैं? ग्रैंडसन होंगे। अब इनका जेंडर हमको पता नहीं है, तो अब आप सीधे यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए, इतना हमको क्लियर है बस। चलते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, P का पति कौन है? तो देखिए P का पति आपको मिल चुका है Q, जो कि इंजीनियर है। तो आप Q वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार इसको मोड़ के दिखा लेता हूँ। यहाँ पे था कि P का पति कौन है, तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है P का पति कौन है? Q है। T की बहन कौन है? तो T की बहन R होगी। अगर T से पूछे तो R बहन। यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि ये क्या है, उसकी सिस्टर है, तो फीमेल है। तो R बहन है और ये स्टूडेंट भी है, तो यहाँ पे ये चल गया। या आप ये ऑप्शन ये भी था आंकड़े अपर्याप्त, तो ये भी मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा, सॉरी। तो R नहीं होगा, बल्कि आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि यहाँ पे ये बहन कौन है पूछ रहा है सीधा, और हमको इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया है जिससे T और R का साइड जेंडर पता चल सके। R का दादा है और S की T की दादी है। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी ऐसा पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो ये कट हो जाएगा आपका, और आंकड़े अपर्याप्त वाला ऑप्शन नंबर D सही होगा। तो इसको आप वो कर दें, काट लें यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ना कि ऑप्शन नंबर A। और क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, निम्नलिखित में से कौन 2 विवाहित जोड़े हैं? तो XS यानी SX और QP, ये 2 विवाहित जोड़े हैं। तो SX और QP, तो ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला 24 आपके पास, निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पुरुष हैं? तो निश्चित रूप से पुरुष आपके पास कौन कौन से हैं? Q और X है कि नहीं? Q और X, तो ऑप्शन नंबर D। Q X T कई लोग ऑप्शन मार के आए हैं, तो T का हमको कोई जेंडर पता नहीं है, R का भी पता नहीं है, तो Q और X यहाँ पे सिर्फ आंसर होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे आप, तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास लास्ट में, कि P का कौन सा व्यवसाय हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, P का कौन सा व्यवसाय है? तो यहाँ पे क्या छूट गया था? केवल अध्यापक। तो अध्यापक इनका व्यवसाय है, ठीक है। तो ये होगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि P का क्या व्यवसाय है? क्योंकि गृहिणी S है, इंजीनियर Q है, और हाँ, इंजीनियर या शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सारे जो वहाँ पे प्रोफेशन हो एक ही हैं। तो ये सारे एक प्रोफेशन यहाँ पे, एक आदमी छोटा और एक प्रोफेशन छोटा, तो ऑब्वियस सी बात हो उसका प्रोफेशन होगा।
तो यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूंगा कि आपको जो टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर है वो आज ही मिल जाएंगे, चाहे रात 12-1 बजे तक मैं वीडियो अपलोड करूँ सारे, लेकिन 4 आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे 100 क्वेश्चन के आंसर से। और आपको और किस सब्जेक्ट का आंसर कीजिए आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।